हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपीपीएससी, यूपीआरओ और यूपी के जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हैं उन्हीं सभी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश परीक्षा वाड़ी का ये लेटेस्ट एडिशन लेके आए हुए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के समग्र अध्ययन के साथ साथ उत्तर प्रदेश की बजट, उत्तर प्रदेश की समसामयिकी और उत्तर प्रदेश की जिला संक्षिप्तकी के बारे में दिया गया। इसमें अभी तक देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का जितना आपका करंट मतलब कि समग्र अध्ययन जितना भी है, आपके जो भी जीके का पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी टॉपिक इंपोर्टेंट होते हैं तो इसके कवर हो गए हैं। यानी कि अभी तक हमने इसके 18 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। पहले चैप्टर को छोड़ के आपके जो दूसरे से आपके 19 तक चैप्टर, आपके टोटल 18 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वह 20वां है, जो कि उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में है। और अब आपका 2 ही चैप्टर बचा है, एक आपका 21वां और 22वां, जिसमें आपकी जिला संक्षिप्तकी होगी और फिर आपका समसामयिकी होगा। इसके बाद जो आपका जो चैप्टर रहेगा वो आएगा आपका पहला चैप्टर। पहले चैप्टर के अंतर्गत आपका यूपी की जो भी संक्षिप्त में अवलोकन है उन सब का कवर किया जाएगा। तो हमारा जो टारगेट था कि आपके पूरे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद यूपी की जिला जो संक्षिप्तकी है उसको कवर किया जाएगा। तो अभी देखा जाए तो अभी जिस श्रृंखला में अभी इसके जीके के संदर्भ में बात की जाए तो अभी तक इसके पूरे सेक्शन कंप्लीट हो गए। आज जो है वो हिस्ट्री का है, तो हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा तो आपका जीके का पूरा पोर्शन कवर हो जाएगा। अब आपका फिर आएगा जिला संक्षिप्तकी, जिसमें जिले के हिसाब से आपको अलग से जो दिया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर समसामयिकी जो उत्तर प्रदेश की रहेगी उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर बाद में आपका पूरा रिवर्सिबल करके आपका पहले चैप्टर पे जाया जाएगा, जो आपको उत्तर प्रदेश के संक्षिप्त अवलोकन को दिया जाएगा। तो आपने अगर इस तरीके से ये प्रत्येक वीडियो आपके 45 से 50 मिनट के अगर आपने देख लिए होंगे, अगर नहीं भी देखे हैं तो आपको इसको देखिए, ताकि आपके जितने भी एग्जाम आए यूपी स्पेशल, क्योंकि यूपी स्पेशल का प्रत्येक एग्जाम के अगर आप यूपी का एग्जाम देते हैं तो 10 से 12 क्वेश्चन आते ही हैं। तो अब आपके 10 से 12 की क्वेश्चन की तैयारी आपके इससे हो जाएगी। आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं रहेगी कि आपका ये पोर्शन रह गया या कुछ, क्योंकि इसमें जिला संक्षिप्तकी अलग दी है, बजट भी दिया है और लेटेस्ट एडिशन है। तो आपका जो भी नया डेटा है उन सबको इसमें ऐड किया गया है, तो आपको अलग से डेटा को याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको एक बार लेक्चर को देख लेंगे, पीडीएफ को पढ़ लेंगे और दूसरी बार आपका जब एग्जाम है तो उस टाइम पे देख लेंगे, तो आपको फिर आपको तो 3-4 बार पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आप आराम से एक लिसनिंग के तौर पर भी आप देखते हैं तो इसमें लाइन बाय लाइन कवर कराया गया है। तो आप अगर सुनते भी हैं कि कुछ कर रहे हैं और आप सुन भी रहे हैं तो आपकी ये चीज़ें कवर हो जाएगी। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी। इसके पहले जितने भी कोर्सेज कंप्लीट कराए गए हैं और इसके भी जितने चैप्टर दिए गए हैं तो उनकी पीडीएफ वहां पर अवेलेबल है, तो आप वहां से भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अब आज जो हमारा टॉपिक आता है वह उत्तर प्रदेश के इतिहास के संदर्भ में। उत्तर प्रदेश के इतिहास के संदर्भ में सर्वप्रथम बात की जाए तो उत्तर प्रदेश को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। मतलब कि इसका जो इतिहास है इसको 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला तो आता है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आता है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल जो प्रागैतिहासिक काल है, जिसे प्री हिस्टोरिकल पीरियड कहा जाता है, वह उन सभ्यताओं का अध्ययन किया जाता है जिसमें मानव लेखन कला से अपरिचित था और पाषाण निर्मित उपकरणों पर निर्भर था, जैसे पाषाण संस्कृतियों का होना। और जिन सभ्यताओं में धातुओं का प्रयोग हुआ है वह लिपि का ज्ञान रहा हो लेकिन कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध ना हो का अध्ययन जो होता है वह आद्य इतिहास होता है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हुई, सुमेरियन सभ्यता हुई, तो ये सब आपके आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आए। फिर आता है जिसमें लिखित साक्ष्य वाली सभ्यताओं और घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, वो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि वैदिक सभ्यता और अन्य काल इतिहास इसके अंतर्गत आते हैं। और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात की जाए तो इसमें परीक्षा उपयोगी जो सार संकलित किया गया है उसको क्रमवार दिया गया। तो ये आपका इतिहास का एक रूपरेखा दी गई है कि इतिहास जो होता है उसको 3 तरीके से पढ़ा जाता है। एक तो आपका प्रागैतिहासिक, दूसरा आद्य ऐतिहासिक और तीसरा आता है ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक जो जिसमें सभ्यताओं का अध्ययन किया जाता है, आद्य ऐतिहासिक जो जिसमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन उपलब्ध नहीं है, बस इसको लिपि का ज्ञान रहा हो उसके संदर्भ में है। और जो ऐतिहासिक होता है जिसमें लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इस तरीके से ऐतिहासिक कालखंड को ये 3 तरीके से डिवाइड किया गया है। अब आता है उत्तर प्रदेश में सबसे पहले प्राचीन इतिहास के बारे में बात की जाए तो प्राचीन इतिहास वो देखा जाए जो प्री हिस्टोरिकल पीरियड यानी कि प्रागैतिहासिक काल इतिहास का प्राचीन काल के अंतर्गत आता है कि इसमें पाषाण काल को देखते हैं। सर्वप्रथम तो पाषाण काल जो है वह भारत में पाषाणिक सभ्यताओं की खोज की शुरुआत जो है वह 1863 से होती है, जब भारतीय भूतत्व सर्वेक्षण में रॉबर्ट ब्रूस फूट को पल्लवरम यानी कि तमिलनाडु से एक हैंड एक्स पाषाणोपकरण मिला। अब तक उत्तर प्रदेश सहित भारत के कई राज्यों में पाषाणिक संस्कृति के अवशेष मिल चुके हैं और पाषाणिक संस्कृति को 3 भागों में बांटा
गया, जिसमें पुरा, मध्य और नवपाषाण संस्कृतियां आती हैं। उत्तर प्रदेश में पुरापाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य प्रयागराज बेलन घाटी, सोनभद्र के सिंगरौली घाटी, चंदौली के चकिया नामक पुरास्थलों से प्राप्त हुए। बेलन नदी घाटी के पुरास्थलों की खोज और खुदाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर GR शर्मा के निर्देशन में कराया गया और बेलन घाटी के लोहेदा नाला नामक पुरास्थल से पाषाण उपकरणों के साथ साथ एक अस्थिर निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा भी मिली हुई है। और इस सभ्यता के प्राय सभी उपकरण जो हैं वह क्वार्टजाइट पत्थरों से निर्मित हैं और इन स्थलों के साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इन्हें आग, कृषि कार्य, गृह निर्माण आदि का ज्ञान नहीं था, जबकि कुछ मात्रा में पशुपालन से परिचित होने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो इसके अंतर्गत आता है। अब इसमें प्रागैतिहासिक काल को एक दृष्टिकोण के तौर पर देख लेते हैं, जो कि आपके याद करने के हिसाब से एक माइंड मैप है, जिसमें प्रागैतिहासिक काल जो है, जिसे पाषाण काल कहा जाता है, वह 20 लाख से 10,000 तक के दिया गया। इसमें पूर्व या पुरापाषाण काल जो है वह 20 लाख वर्ष तक का दिया गया है। मध्य पाषाण काल जो है वह 12,000 ईसा पूर्व का है। फिर आपका आता है नवपाषाण काल जो कि 10,000 ईसा पूर्व का है। तो और फिर आपका जैसे पूर्व पाषाण जो है उसको 3 कालों में विभाजित किया गया है। एक आता है निम्न पुरापाषाण काल जो कि 20 लाख ईसा पूर्व से आपका पूर्व का आता है, जिसमें कोड उपकरण जो आते हैं हस्त, कुठार, खंडक और बिदारणी आता है। दूसरा आता है मध्य पुरापाषाण काल जो कि 80,000 ईसा पूर्व में है, जिसमें आपका फलक उपकरण आता है। फिर आता है कि उच्च पुरापाषाण काल जो कि 35,000 ईसा पूर्व का है, जो कि इसमें उपकरण उपयोग होते हैं तक्षणी एवं खुरचनी। तो इस तरीके से आपका निम्न, मध्य और पुरा इस तरीके से डिवाइडेड होता है। तो ये आपका पूर्व पाषाण काल जो है उसको 3 तरीके से डिवाइड किया गया है। उसके बाद आपका मध्य पाषाण आता है, उसके बाद नवपाषाण आता है। तो इस तरीके से इसका एक सिक्वेंस होता है। अब आता है कि राज्य में नवपाषाण जो मध्य पाषाण कालीन संस्कृति के साक्ष्य है वह मिर्जापुर के सोनभद्र के मोरहना घाटी, पहाड़ और बघरी, खूर, लेखनिया आदि स्थलों, प्रयागराज के मेजा, करछना, फूलपुर, कोराव, 12 आदि तहसीलों में स्थित है। पुरास्थल जो प्रतापगढ़ के सराय नाहरराय, मयदया, दमदहा आदि पुरास्थलों से प्राप्त हुए और इस संस्कृति के उपकरण पुरापाषाण काल की अपेक्षा सूक्ष्म, चिकने और सुंदर है। सराय नाहरराय ने 15 संविधानों जिसमें NCERT व गर्त 8 गर्त चूल्हे भी मिले हैं। मतलब कि ये NCERT के अकॉर्डिंग ये डेटा दिया गया है, उसके संदर्भ बताया गया है, क्योंकि आपका जो भी डेटा है वो NCERT के अकॉर्डिंग ही पूछा जाता है। जो आपका NCERT में सही होता है उसी को ही सही माना जाता है। तो इसका जो डेटा लिया गया है वो भी आपका NCERT का लिया गया है, तो आपको इसमें डाउट करने की कोई जरूरत नहीं है। समाधानों में मृतक का सिर जो होता है पश्चिम की ओर होता है और प्रयागराज के मेजा तहसील के चौपानी मांडों में पुरास्थल से झोपड़ियों, मिट्टी के बर्तनों के अवशेष मिले हैं। मैदहा स्थल से उपकरणों के साथ साथ सिल, लोड़े और गर्त चूल्हे, अस्थि एवं सींग के आभूषण के साथ ही कुछ 28 समाधियां मिली और अतः स्पष्ट है कि पुरापाषाण काल की अपेक्षा इस काल का मानव थोड़े बहुत कृषि एवं पशुपालन करने, मृतक की अंत्येष्टि करने तथा आग पर भोजन पकाने से परिचित था। उत्तर प्रदेश में नवपाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य प्रयागराज जो कि बेलन घाटी स्थित कोल्डी हवा, महदड़ा, पंचोह स्थलों पर और मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रतापगढ़ आदि जिलों के विभिन्न स्थलों से प्राप्त होते हैं। बेलन घाटी स्थित कोल्डी हवा, प्रयागराज से प्राचीनतम चावल के साक्ष्य मिले हुए हैं और इस काल के पाषाण उपकरण मध्य पाषाण काल की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म, चिकने और तेज हैं और बेलन घाटी के नवपाषाण काल के स्थलों से झोपड़ियां बनाने, कृषि किए जाने, मिट्टी के बर्तन बनाने तथा पशुपालन करने के साक्ष्य मिले हैं और स्पष्ट है कि नवपाषाण कालिक संस्कृति अपनी पूर्वगामी संस्कृतियों की अपेक्षा अधिक विकसित थी और इस काल का मानव कृषि कर्म के साथ साथ पशुपालन करने के, मिट्टी के बर्तन बनाने और उन पर चित्रकारी और पॉलिश करने के और आवास बनाने, जानवरों की खालों से वस्त्र आदि बनाने की क्रियाओं से परिचित था। चलिए तो जान लेते हैं साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के प्रागैतिहासिक स्थलों के बारे में, जैसे कि आपका लेखनिया जो है वह मिर्जापुर, सोनभद्र यानी कि बिंद क्षेत्र में स्थित है और यहाँ के शिलाश्रय जो है वह सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। कोल्डी हवा जो कि प्रयागराज में है, यहाँ पर चावल या धान की भूसी के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। सराय नाहरराय जो कि प्रतापगढ़ में है, यहाँ पर 15 समाधान व 8 गढ़ चूल्हों के साथ आपके 4 मानव कंकाल के दफनाए जाने और आक्रमण के साक्ष्य मिले हैं। चौपानी मांडो जो कि प्रयागराज में है, या मिट्टी के बर्तन, झोपड़ियां व मानव कंकाल के साक्ष्य। महदहा जो प्रतापगढ़ में है, जहां पर सिल लोड़े, आवास, गर्द चूल्हे और अस्थि के साक्ष्य मिले हैं। दमदनवा जो कि प्रतापगढ़ में है और यह लघु उपकरण ब्लेड, फलक, ब्यूरिन आदि प्राप्त हुए और एक ही कब्र से 400 प्राप्त हुए। लहरा देव जो कि संत कबीर नगर में स्थित है और यहाँ कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। फिर आता है महगढ़ा जो कि प्रयागराज में है और यह अस्थि एवं पशु बाड़े के साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। तो ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख प्रागैतिहासिक स्थल इसके अंतर्गत एक दृष्टि में दिखाए गए। अब आता है आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में। आद्य ऐतिहासिक काल के संदर्भ में बात की जाए तो नवपाषाण का जो युग है
उसको 2 चरणों जिसमें गैर मृदभांड एवं मृदभांड काल में विभक्त किया गया। मृदभांड नवपाषाण के अंतिम चरण से धातु या तांबे के सर्वप्रथम प्रयोग होता है और कालांतर में कांसे एवं लोहे से भी लोग परिचित हुए। अतः पाषाण युग के पश्चात धातु युग का प्रारंभ हुआ और समस्त धातु युग को 3 भागों में विभक्त किया गया, जिसमें ताम्र युग, कांस्य युग और लोह युग आता है। इन्हीं 3 चरणों के अनंतर मानव सभ्यता का उदय हुआ और ताम्र युग में यद्यपि तांबे के हथियार या उपकरण ही की प्रधानता व्यवहार में लाए गए और पत्थर के पुराने हथियारों का उपयोग ही होता है। अतः ताम्र युग को ताम्रपाषाणिक काल भी कहा जाता है और सिंधु सभ्यता वाले पुरास्थलों के निचले स्तर से ताम्रपाषाणिक सभ्यता के साक्ष्य मिले और उत्तर प्रदेश में ताम्रपाषाणिक सभ्यता के साक्ष्य मेरठ एवं सहारनपुर के पुरास्थलों से प्राप्त होते हैं। ऊपरी गंगा घाटी एवं गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में ताम्रपाषाणिक स्थलों में प्रयागराज से झूसी, हवेलिया व विंध्य क्षेत्र में इमलीडीह, सधोना, खैराडी, नरहन, ककोरिया या चंदोली एवं साईपाई जो कि गंगा यमुना दोआब आदि प्रमुख ताम्रपाषाणिक स्थल प्राप्त होते हैं। और यहाँ के विभिन्न स्थलों में एक विशिष्ट प्रकार के बर्तन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं जिसे गेरुबर्णी यानी कि गैरिक मृदभांड की उपमा दी जाती है और इसके साक्ष्य हस्तनापुर एवं अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए और साईपाई स्थल से एक तलवार और एक मत्स्य भाले का सिरा प्राप्त होता है जिसका सीधा संबंध गेरुबर्णी मृदभांड से होता है। सैंधव सभ्यता के बारे में जो कि आपकी 2300 से 1700 ईसा पूर्व की रही है। इस सभ्यता के बारे में बात की जाए तो यह विश्व की प्राचीन महान सभ्यताओं से सिंधु या हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान है। यह एक नगरीय सभ्यता थी जिसकी खोज सर्वप्रथम 1921 में दयाराम साहनी ने की, जबकि इसका उत्खनन सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में राखलदास बनर्जी, माधव स्वरूप बत्स और दयाराम साहनी ने किया हुआ था। सिंधु सभ्यता को ताम्रकांत सभ्यता भी कहते हैं और यह सभ्यता 2300 ईसा पूर्व के आसपास अपनी पूर्ण विकसित अवस्था में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर, मेरठ, बड़ा गांव तथा हुलास, सहारनपुर और सनौली बागपत स्थलों से प्राप्त होते और नई खोजों के अनुसार बुंदेलखंड के भटपुरा तथा मानपुरा स्थलों, मुजफ्फरनगर के मांडी गांव, खेराडीह जो कि बलिया तथा कैराना क्षेत्र में इस सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं। उत्तर सैंधव सभ्यता के बारे में जो कि सैंधव सभ्यता के बाद और वैदिक सभ्यता की पूर्व की सभ्यता को उत्तर सैंधव सभ्यता कहा जाता है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध तथा पंजाब और भारत के पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा के साथ ही उत्तर प्रदेश से उत्तर सैंधव सभ्यता के साक्ष्य आलमगीरपुर, मेरठ तथा हुलास, सहारनपुर स्थलों से प्राप्त हुए हैं। उपरोक्त स्थलों के अलावा कानपुर, उन्नाव, मिर्जापुर, मथुरा आदि जिलों से कुछ ताम्र वस्तुएं मिली हैं जिन्हें उत्तर सैंधव सभ्यता से जोड़ा गया। आलमगीरपुर के उत्तर सैंधवकालीन लोग कपास की खेती करते थे। साथ ही यहाँ के मृदभांडों पर रंगीन चित्रकारी के साक्ष्य मिले हुए हैं। हुलास या सहारनपुर जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, वह धान की खेती के साक्ष्य मिले हुए। इस सभ्यता के लोग नगरों की बजाय गाँवों में रहते थे। हिंडन नदी के तट पर स्थित आलमगीरपुर जो कि मेरठ से उत्तरकालीन हड़प्पा संस्कृति अर्थात पतोन्मुख हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य मिले हो और यह इस संस्कृति का सबसे पूर्वी स्थल रहा है। अब आता है कि इसके अंतर्गत लोह युग के बारे में बात की जाए तो लोह युग जो है वह लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास का है। इसे ताम्र या कांस्य युग के उपरांत मानव को लोह धातु का ज्ञान हुआ। लोहे का उपयोग मानव ने हथियारों एवं कृषि उपकरणों को बनाने में किया, जिसके परिणाम स्वरूप मानव जीवन में युगांतरकारी परिवर्तन आया। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोहकालीन स्थल के बारे में बात की जाए तो इसमें अहिछन्न जो कि बरेली में स्थित है, आलमगीरपुर मेरठ में, अल्लाहपुर मेरठ में, अतरंजी खेड़ा एटा में, हसनापुर मेरठ में, कंपिल जो है फर्रुखाबाद में और श्रावस्ती आते हैं। हसनापुर और अतरंजी खेड़ा एटा से धातुमल के एवं लोह भट्टियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। उत्तर प्रदेश के मल्हार जो कि चंदौली में, झूसी प्रयागराज में, राजा नल का टीला जो कि सोनभद्र से प्राप्त पुरानिधियों के आधार पर लोहे की प्राचीनता 1500 ईसा पूर्व तक मानी जाती है और इसके पहले लोहे की प्राचीनता यानी कि 1050 ईसा पूर्व तक मानी जाती थी। चित्रधूसर मृदभांड का संबंध जो है वह लोह युगीन संस्कृति से। एनसीईआरटी के अनुसार लोहे काल की प्राचीनता 1500 ईसा पूर्व पर निर्धारित की गई और मानव को लोह धातु का ज्ञान होने के उपरांत लगभग ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के आसपास उत्तर भारत के गंगा के मैदानी क्षेत्रों में द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत हुई है। वैदिक काल के बारे में जो कि 1500 से 600 ईसा पूर्व तक हुआ, इसमें सैंधव तथा उत्तर सैंधव सभ्यता के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक अथवा आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है और भारत का इतिहास एक प्रकार से आर्य जाति का इतिहास ही रहा है। वैदिक सभ्यता की विकास यात्रा लगभग 1500 ईसा पूर्व से शुरू होकर 1600 ईसा पूर्व तक चली और इसका फैलाव जो है वह सिंधु नदी क्षेत्र पाकिस्तान से बंगाल भारत तक रहा है। इसमें 2 भागों में बांटा गया इस सभ्यता को, जिसमें आता है ऋग्वैदिक कालीन, दूसरी आती है उत्तर वैदिक कालीन। ऋग्वैदिक काल में आर्य सभ्यता केवल पंजाब तथा सिंध क्षेत्र में ही सीमित थी, जहां पंचजन
पंचजनों का निवास था। पंचजनों में अनु, द्रुह, यदु, पुरु, तुर्वस सम्मिलित थे। प्रत्येक जन के अधिपति को राजा कहा जाता था और इस काल के इतिहास को जानने वाले मुख्य स्रोत को केवल ऋग्वेद संहिता रहा है। अब आता है कि ऋग्वेद संस्कृति की पृष्ठभूमि में उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति का विकास हुआ और इस समय तक वैदिक संस्कृति का विस्तार उत्तर प्रदेश सहित लगभग समस्त उत्तरी भारत में बंगाल तक हो चुका था। उत्तर वैदिक काल के बारे में, जो कि 1000 से 600 ईसा पूर्व है, जिसमें उत्तर वैदिक काल का मुख्य केंद्र मध्य देश यानी कि उत्तर प्रदेश था, जो सरस्वती नदी से लेकर गंगा के दोआब तक विस्तृत था, जिसमें कुरु, पांचाल जैसे विशाल राज्य थे और इन दो राज्यों के अलावा और भी छोटे छोटे राज्य थे, जिसमें शतपथ ब्राह्मण में कौशल या अवध का उल्लेख किया गया। कुरु राज्य का आधिपत्य मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर तक विस्तृत था, जिसकी राजधानी आसंदीवत थी। परीक्षित और जन्मेजय इसी राज्य के राजा थे। पांचाल राज्य का विस्तार बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद आदि क्षेत्रों तक था और इसकी राजधानी कांपिल्य थी। और कुरु पांचाल क्षेत्र की भारद्वाज, याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ, विश्वामित्र, वाल्मीकि की महान ऋषियों की तपस्थली रहा है। उत्तर वैदिक काल में 4 प्रकार के मृदभांडों, जिसमें काला लाल, काली लेप युक्त, चित्र, धूसर और लाल मृदभांड में से लाल मृदभांडों के अवशेष समूचे उत्तर प्रदेश में मिले हैं। अतरंजी खेड़ा, जो कि एटा में उत्तर वैदिक कालीन स्थल है और यहाँ से गैरिक मृदभांड, कृष्ण लोहित मृदभांड, चित्रित धूसित पात्र परंपरा और काली चमकीली पात्र परंपरा, जो कि 600 से 50 ईसा पूर्व की संस्कृतियों के अवशेष इसके अंतर्गत प्राप्त हुए। सर्वप्रथम काशी का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है और इस राज्य का प्रथम राजा देवोदास था। महाकाव्य काल, जो कि उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरणों में उत्तर प्रदेश में 2 अति विशिष्ट महाकाव्य, जिसमें रामायण महाभारत का परिणयन हुआ, जो तत्कालीन इतिहास के मुख्य स्रोत हैं। रामायण हमारा आदि काव्य है, जो महाभारत विश्व का सबसे विशाल महाकाव्य है। इस काल में तक आते आते आर्य सभ्यता का प्रसार पूर्व की ओर अंग तक हो गया और इस युग में विशाल राज्य, जिसमें कुरु, पांचाल, कौशाम्बी, कौशल, काशी, विदेह, मगध, अंग आदि थे। और रामायण कथा कौशल, जो कि अयोध्या राज्य के इक्ष्वाकु वंश से संबंधित था और अयोध्या का प्राचीन नाम अयाज्या था, जबकि भारत की कथा हस्तिनापुर के कुरु वंश से संबंधित और हस्तिनापुर कौरवों की राजधानी हुआ करती थी और इसकी स्थापना हस्तिन नामक शासक ने की थी। और रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने ब्रह्मावर्त यानी कि बिठूर या कानपुर में की थी। महाभारत के रचनाकार वेद व्यास जी कहते हैं कि इन दोनों महाकाव्यों से तत्कालीन समाज के आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक स्थितियों की जानकारी मिलती है। वाल्मीकि कृत रामायण को चतुर्विंशति यानी कि सहस्त्रदी संहिता भी कहा जाता है। इसमें 24,000 श्लोक और 7 खंड थे। महाभारत को पंचवेद या अजय संहिता की भी संज्ञा दी जाती है। इसमें कुल 18 पर्व है, जिसमें छठा पर्व जो है भीष्म पर्व है, जिसे भगवत गीता भी कहा जाता है। और इन दोनों महाकाव्यों में शक, पारसिक, यवन और हूण नामक विदेशी आक्रांताओं का उल्लेख किया गया। महाजनपद काल, जो कि बौद्ध ग्रंथ का अंगुत्तर निकाय और जैन साहित्य का भगवती सूत्र से ज्ञात होता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ से समस्त उत्तरी भारत में 16 बड़े महाजनपदों में विभाजित था। इन 16 महाजनपदों में से कई उत्तर वैदिक कालीन में अस्तित्व में थे और उत्तर काल में इसके 16 महाजनपदों में से 8 वर्तमान उत्तर प्रदेश के भूभागों में अवस्थित है, जिनका विवरण निम्न तरीके से दिया गया। पहला तो आता है आपका काशी। काशी के बारे में बात की जाए तो इसकी राजधानी वाराणसी है और यह मथुरा, वरुणा और रसी नदियों के बीच स्थित होने के कारण इसे वाराणसी कहा गया। प्रारंभ में महाजनपदों में काशी की सबसे शक्तिशाली था और इसमें महाजनपद का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा ब्रह्मदत्त हुआ करता था। काशी को अविमुक्त क्षेत्र अभिधान भी कहा जाता है और यह सबसे प्राचीन नगरों में से एक है। इसमें अथर्ववेद में काशी के निवासियों का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया। दूसरा आता है कौशल, जो कि यह राज्य क्षेत्र यानी कि अयोध्या मंडल में स्थित था। बुद्ध काल में कौशल को 2 भाग थे, जिसमें उत्तरी कौशल, जिसकी राजधानी श्रावस्ती और श्रावस्ती जो है अचरावर्ती या राप्ती नदी के तट पर स्थित एक अर्धचंद्राकार नगर था, और दक्षिणी कौशल की राजधानी साकेत, जो कि अयोध्या थी। और भगवान बुद्ध के ने अपने जीवन के 21 वर्षा काल श्रावस्ती के चेतवन बिहार में व्यतीत किए और बुद्ध के समय यहाँ का राजा प्रसेनजित हुआ करता था। कौशल का प्रभुत्व कपिल वस्तु के शाक्यों, रामग्राम के कोलियों, पुत्र के कलामों पर भी था। और कौशल और मगध के बीच काशी को लेकर संघर्ष चल रहा था और कौशल नरेश प्रसेनजित ने अपनी बहन महाकौशला का विकास महगध नरेश बिम्बिसार से करके काशी को दहेज में दे दिया और फलता दोनों में शांति स्थापित हो गई। और जब अजातशत्रु ने बिम्बिसार को कारागार में डालकर भीषण यातनाएं देकर मार तब इससे महाकौशला भी दुखी होकर मर गई और फलता प्रसेनजित क्रोधित होकर काशी को मगध से छीन लिया, जिससे मगध और कौशल में पुनः संघर्ष हुआ। दोनों के बीच 2 युद्ध हुए। पहले युद्ध में अजातशत्रु विजयी रहा, परंतु दूसरे युद्ध में अजातशत्रु पराजित हुआ और उसे प्रसेनजित ने बंदी बना लिया। लेकिन प्रसेनजित ने स्थायी शांति हेतु अजातशत्रु को मुक्त कर उसे अपनी पुत्री वाजरा का विवाह कर दिया और काशी को पुनः दहेज में दे दिया। कालांतर में कौशल का अवसान हुआ और उसके भूभाग पर मगध का अधिकार हो गया।
अब तीसरा आता है वत्स के बारे में, जो कि यह वर्तमान उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और चित्रकूट जिले के भूभाग में स्थित है और इसकी राजधानी कौशाम्बी थी, जो यमुना नदी के किनारे स्थित है। और बुद्ध के समय यहाँ का शासक पौरव वंशीय उदयन था। उदयन के पिता परंतक के ने एक बार अंग पर विजय प्राप्त की थी और इसी महाजनपद में घोषिताराम बिहार था, जिसे उदयन ने बौद्ध संघ को भेंट किया था। उदयन एक बार शिकार करते हुए पड़ोसी महाजनपद अवंती में चला गया, जहां सैनिकों ने उसे बंदी बना लिया। कौशाम्बी बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का केंद्र था और बुद्ध स्वयं यहाँ 9वां वर्षा काल व्यतीत किए और यहीं पर छठे तीर्थंकर पद्म प्रभु का जन्म हुआ था। कुरु के बारे में, जो कि चौथे नंबर पर आती है, जिसमें वर्तमान में मेरठ, दिल्ली, हरियाणा के कुछ भागों में स्थित था। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जिसमें महाभारत कालीन हस्तिनापुर नगर इसी महाजनपद में स्थित था। बुद्ध काल में यहाँ का राजा कौरव्य था और यहाँ के लोग अपनी बुद्धि और बल के लिए ख्याति उपलब्ध हुआ करते थे। पांचाल के बारे में कि यह वर्तमान रोहिलखंड के बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद के भूभागों में स्थित था। इसके दो भाग थे, जिसे उत्तरी पांचाल, जिसकी राजधानी अहिछल्ल, जो कि बरेली स्थित रामनगर, और दूसरी आती है दक्षिणी पांचाल, जिसकी राजधानी कामपिल्य थी, जो कि फर्रुखाबाद स्थित कामपिल्य थी। कानकुब्ज नामक नगर में इसकी जनपद में स्थित था और कामपिल्य का राजा संजय राज सिंहासन त्याग कर जन मतानुयायियों हो गया था, तो इसके अंतर्गत आपका पांचाल के अंतर्गत आता है। अब आता है सूरसेन, जो कि मथुरा क्षेत्र में स्थित है, जिसकी राजधानी मथुरा थी और बौद्ध ग्रंथ के अनुसार बुद्ध के एक प्रमुख शिष्य महाकच्छप, जो कि महाकात्यायन के समय यहाँ का राजा अवंती के शासक प्रलोद की पुत्री का पुत्र अवंती पुत्र था और इसने बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की। चेदी के बारे में, जो कि वर्तमान के बुंदेलखंड के भूभाग पर स्थित था, इसकी राजधानी सूक्तिवती थी और संभवतः सूक्तिवती को ही महाभारत में सूक्तिमती कहा गया है। महाभारत काल में यहाँ का शासक शिशुपाल था, जिसे कृष्ण ने मारा था, और चेतीय जातक में यहाँ के एक राजा का नाम उपचर मिलता है। अब आता है मल्ल के बारे में। मल्ल, जो यह वर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य के देवरिया और कुशीनगर जिले भूभाग में स्थित है। इसके संभवतः दो भाग थे, एक राजधानी कुशीनगर या कुशीनारा, दूसरे की राजधानी पावा थी। कुशीनारा में ही महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था और कुशीनारा में ही मल्लों का प्रसिद्ध सालवन या वाटिका हिरण्यवर्ती नदी के किनारे स्थित था। कालांतर में मगध राजा अजातशत्रु ने मल्लों को पराजित कर मल्ल महाजनपद को मगध में विलय कर दिया और इस जनपद में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली हुआ करते थे। अब इनको एक संक्षिप्त रूप में देख लेते हैं, जैसे कि आपकी महाजनपद है पांचाल, जिसकी राजधानी अहिछल्ल, जो कि बरेली में है, कामपिल्य फर्रुखाबाद में है और इसके अंतर्गत विस्तार जो है बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद के आसपास का क्षेत्र। कुरु के बारे में, जहां पर राजतंत्र था, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ दिल्ली में है और यह मेरठ, दिल्ली, हरियाणा के आसपास का क्षेत्र है। तीसरा आता है वत्स, जो कि जिसकी राजधानी आपका कौशाम्बी प्रयागराज हो, यह प्रयागराज के आसपास का क्षेत्र है। सूरसेन, जिसकी राजधानी मथुरा है, जो कि मथुरा के आसपास का क्षेत्र आता है। कौशल, जिसकी राजधानी श्रावस्ती, जो कि साकेत वर्तमान अयोध्या है, यह अयोध्या के आसपास का क्षेत्र है। मल्ल, जिसकी राजधानी कुशीनगर है, यह आपका गणतंत्र था और यहाँ पर कुशीनगर देवरिया के आसपास का क्षेत्र आता है। काशी, जहाँ पर राजतंत्र था, वहाँ की राजधानी वाराणसी है और यह वाराणसी के आसपास का क्षेत्र है। फिर आता है चेदी, जिसकी राजधानी सूक्तिवती है, जो कि बांदा के अंतर्गत आता है या बांदा के आसपास का क्षेत्र आता है, तो इसके अंतर्गत ये प्रमुख उल्लेख दिया गया है। अब आता है छठी शताब्दी ईसा पूर्व, अर्थात बुद्ध काल में कुल 10 गणराज्यों, जिनमें से 7 गणराज्य जो है वह वर्तमान उत्तर प्रदेश क्षेत्र सीमा में अवस्थित थे। यहाँ कपिलवस्तु के शाक्य, जो कि सिद्धार्थनगर में, केशपुत्र के कलाम, जो कि सुल्तानपुर में, रामग्राम के कौल्य, जो कि गोरखपुर में, पिपलिवन के मौर्य, जो कि गोरखपुर में, कुशीनारा के मल्ल, जो कि कुशीनगर में, पावा के मल्ल, जो कि कुशीनगर में, सुमारगिरी के भग्ग, जो कि मिर्जापुर में। इनका जो देखा जाए तो परीक्षा उपयोगी कुछ के जो इम्पोर्टेंट है उनके उल्लेख को देख लेते हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट थे। पहले नंबर बात पर आते हैं कपिलवस्तु के शाक्यों के बारे में, जिनकी राजधानी थी कपिलवस्तु। कपिलवस्तु की पहचान पहले नेपाल स्थित तिलोरा कोट से की जाती थी, परंतु अब इसे सिद्धार्थनगर जिले में स्थित पिपरवा माना जाता है और यहाँ एक बौद्ध स्तूप मिला है, जिससे बुद्ध के शरीर के अवशेषों पर स्तूप का निर्माण का प्रमाण मिलता है। केशपुत्र के कलाम के बारे में, जो कि गणराज्य कौशल के पश्चिमी अर्थात वर्तमान उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में स्थित है, या वैदिक साहित्य में इसका संबंध पांचाल के केसियों से स्थापित किया गया और इसी गणराज्य के अलार कलाम थे, जो कि सांख्य दर्शन के आचार्य थे, जिनसे सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने वैशाली में दीक्षा ली हुई थी। रामग्राम के कौलिय के बारे में कि यह शाक्य गणराज्य के पूर्व में स्थित है और यह वर्तमान में इसकी पहचान गोरखपुर जिले के रामगढ़ ताल से की जाती है और शाक्य और कौलिय गणराज्य के बीच रोहिणी नदी बहती थी और दोनों गणराज्य सिंचाई हेतु इसी नदी
के जल पर निर्भर थे और इस नदी के जल के लिए दोनों गणराज्यों में संघर्ष होता रहता था। और एक ऐसे ही समय में बुद्ध जब कपिलवस्तु गए थे तो वहां संघर्षरत दोनों पक्षों को शांत कराया और कोली अपनी पुलिस शक्ति के लिए विख्यात थे। पिपली लिवन के मौर्य के बारे में, जिसकी पहचान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के कुसुमही के पास स्थित राजधानी नामक ग्राम में के रूप में किया गया है। कौशल नरेश बिड्डूप ने जब कपिलवस्तु पर आक्रमण किया तो तब कुछ शाक यहां आकर बस गए और ऐसा माना जाता है कि यह क्षेत्र हमेशा मोरों की कूक से गुंजायमान रहता था और इसे इसलिए मौर्य कहा जाता था। कुशीनारा के मल्ल के बारे में कि यह उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के कस्या में स्थित था। रामायण में मल्लों को लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु के वंशज बताया और इसी गणराज्य के सालवन में बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ है। पावा की मल्ल के बारे में, जिसकी पहचान उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के पडरौना से की जाती है। इसके अंतर्गत आता है कि यह मल्ल लोग सैनिक प्रवृत्ति के होते थे और यहाँ पर बुद्ध चुंद और तथा नामक लोहार के घर रुके थे। सुमसुमार गिरी के भाग्य के बारे में, जिसकी पहचान उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिला स्थित चुनार में की जाती है और बुद्ध के समय यहाँ का शासक वत्सराज उदयन का पुत्र बोधि कुमार था और इसने बुद्ध की शिष्यता को ग्रहण किया हुआ था। अब हम पढ़ते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के बारे में बात की जाए तो इसको 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 2 नए धर्मों का उदय हुआ, जिनका मध्य देश यानी कि उत्तर प्रदेश पर व्यापक प्रभाव पड़ा। जैन धर्म के संस्थापक जो थे वह प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे और इनका जन्म अयोध्या में हुआ। जैन धर्म को संगठित और विकसित करने का श्रेय 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर को दिया जाता है और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म वैशाली बिहार में हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनके अनुयायियों की संख्या अधिक थी। महावीर स्वामी ने पहले तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ जो कि श्रावस्ती में, 6ठे तीर्थंकर पदम प्रभु कौशाम्बी में, 7वें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ वाराणसी में, 22वें तीर्थंकर अरसनेमी मथुरा में, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ काशी जैसे प्रसिद्ध तीर्थंकरों का जन्म उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। भारत में जैन धर्म के 2 प्रमुख केंद्रों, जिसमें प्रथम मथुरा और उज्जैन में से एक उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। कुषाण काल में भी मथुरा जैन धर्म का एक समृद्ध केंद्र हुआ करता था और मथुरा से जैन धर्म से संबंधित अनेक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अरिष्टनेमी, जिन्हें नेमिनाथ के नाम से जाना जाता है, जिनका जन्म मथुरा में हुआ था, एक कृष्ण के चचेरे भाई थे। जैन ग्रंथों के अनुसार 5 तीर्थंकरों की जो जन्मभूमि थी वह अयोध्या थी। प्रथम ऋषभनाथ, द्वितीय अजीतनाथ, चौथे अभिनंदननाथ और 5वें सुमतिनाथ और 14वें अनंतनाथ आते हैं। ग्राम पबूसा जिला कौशाम्बी उत्तर प्रदेश के जैन धर्म के 6ठे तीर्थंकर पदम प्रभु से संबंधित थे और जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर जो संभवनाथ तथा विश्व विख्यात सोमनाथ मंदिर जो कि महित श्रावस्ती उत्तर प्रदेश का संबंध श्रावस्ती से है। यह उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिला का प्रसिद्ध स्थान देवगढ़ जो कि सनातन धर्म के अनुसार वहां दशावतार मंदिर, प्राचीन जैन मूर्तियों तथा शिल्पकला के लिए विख्यात है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर की जो प्रतिमा है वह ऊखर पहाड़ यानी कि जो महोबा में स्थित है कि चट्टानों को काटकर बनाया गया। जैन धर्म के 9वें तीर्थंकर जो है वह सुविधिनाथ जो कि पुष्पदंत का निवास, इनका स्थल उत्तर प्रदेश के काकंडी यानी कि देवरिया में स्थित था। अब हमारे दूसरे धर्म के बारे में बात की जाए तो वह आता है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक जो रहे वह शाक्य मुनि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में आम्रकुज में साल वृक्ष के नीचे हुआ था। इनके पिता शुद्धोदन एक छोटे गणराज्य यानी कि कपिलवस्तु के निर्वाचित राजा और गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान थे। कपिलवस्तु जो कि पिपरहा वर्तमान उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में अवस्थित है और इनकी माता महामाया या माया देवी जो कि रामग्राम गोरखपुर के कोलिय गणराज्य की कन्या थी। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया और इस घटना को महाभिनिष्करण कहा गया और बोधगया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई जिसे संबोधि की संज्ञा दी जाती है। इन्हें तथागत भी कहा जाता है और उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ यानी कि ऋषिपत्तनम या मृगदाव में दिया और इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और बुद्ध ने अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिए और बुद्ध की महापरिनिर्वाण जो हुआ वह 80 वर्ष की अवस्था में मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर जो कि वर्तमान में कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में हुआ। बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति, महानिर्वाण और तीनों वैशाख पूर्णिमा को ही हुआ। गौतम बुद्ध का अधिकांश जीवन जो था वह सन्यासी जीवन उत्तर प्रदेश में ही व्यतीत होने के कारण इस प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना भी कहा जाता है। और यह बुद्ध काल में उत्तर प्रदेश ने न केवल 7 मुख्य गणराज्य थे अपितु इस काल में उत्तर प्रदेश में काशी, कौशाम्बी, मथुरा, साकेत, श्रावस्ती, हस्तिनापुर व अहिच्छन्न आदि प्रमुख नगर भी स्थित थे। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन का सर्वाधिक समय यानी कि 21 वर्ष कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती के जेतवन बिहार में व्यतीत किया और बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश भी श्रावस्ती में ही दिए हैं। बौद्ध धर्म के
अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। अरस्तु के स्वर्णिम मार्ग की तुलना बौद्ध सिद्धांत मध्य मार्ग से की जाती है। जैन और बौद्ध धर्म के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में सनातन धर्म के देवी देवताओं जैसे विष्णु, वासुदेव, सूर्य, कार्तिकेय, वराह, दुर्गा, लक्ष्मी आदि की प्राचीन मूर्तियां मथुरा से प्राप्त हुई है। हाल ही में सोंख यानी कि मथुरा की खुदाई में कुषाणकालीन मंदिर मिला है जो कि सनातन धर्म का द्योतक है और मथुरा को भारतीय मूर्तिकला का जन्म स्थान भी कहा जा सकता है। सनातन धर्म से संबद्ध विभिन्न कालों में निर्मित अन्य मंदिरों जिसमें वाराणसी, प्रयागराज, बलिया, गाजीपुर, झांसी और कानपुर आदि इसके अंतर्गत आते हैं। अब आता है इसमें मगध राज्य के उत्कर्ष के बारे में। मगध राज्य के उत्कर्ष के संदर्भ में बात की जाए तो यह बिहार के पटना तथा गया जनपदों की भूमि में स्थित मगध प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य था जो बुद्ध काल में एक शक्तिशाली राजतंत्र के रूप में संगठित हो रहा था। कालांतर में मगध का इतिहास संपूर्ण भारत का इतिहास बन गया और मगध साम्राज्य के उत्कर्ष से शुंग राजवंश की स्थापना के बीच यहाँ हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश का शासन रहा और मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो है वह बिंबिसार हर्यक वंश का था। बिंबिसार के बाद उसके पुत्र अजातशत्रु ने बिहार के साथ साथ लगभग आधे उत्तर प्रदेश पर आधिपत्य कर लिया और मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था और जिसके समय में पहली बार एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना हुई जिसका विस्तार उत्तर भारत के साथ ही गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, कर्नाटक, उड़ीसा तक रहा। इस काल में संपूर्ण साम्राज्य की चहुमुखी प्रगति हुई और नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद के समय ही सिकंदर का आक्रमण हुआ था, लेकिन डरवश वह ब्यास नदी से आगे नहीं बढ़ सका। मौर्य साम्राज्य के बारे में जो कि 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व के बाद का है, जिसमें नंद वंश के पतन उपरांत इसमें 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त के वंशोत्पत्ति के संबंध में मतांतर है और कतिपय अनुश्रुतियों के अनुसार गोरखपुर जनपद के निकट मौर्य नामक राज्य था जिसकी राजधानी पिपलीवन थी। चंद्रगुप्त इसी राज्य का प्रधान का पुत्र था। वर्तमान पिपलीवन की सभ्यता गोरखपुर जनपद की राजधानी गांव से मिलती है और मगध साम्राज्य की सीमा पश्चिम में ईरान से लेकर पूर्व में बंगाल तक तथा उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक विस्तृत है। मौर्य साम्राज्य का इतिहास जो है वह वस्तुतः भारत का इतिहास है। इससे संबंध उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्यों को देखते हैं, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनका पुत्र बिंदुसार, इसके पश्चात बिंदुसार का पुत्र अशोक मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर विजय प्राप्त की और प्रारंभ में अशोक ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में मुगली पुत्तिस्क के प्रभाव से इसने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। फिर आते हैं कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक में 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की और वहां के लोगों को कर समाप्त कर दिया। अपनी जनता के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जो आचार संहिता प्रस्तुत की वह धम्म के नाम से जाना जाता है और विश्व में अशोक ऐसा पहला शासक था जिससे दृष्टि से संपूर्ण जीवधारी समान है। अशोक के इतिहास का स्रोत उसके अभिलेख में और उसके अभी तक के 40 से भी अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके और इन 40 अभिलेखों में उत्तर प्रदेश में मिलने वाले अभिलेख इस प्रकार है, जिसमें आता है अहरोरा जो कि मिर्जापुर में स्थित है, इसका लघु शिलालेख है। दिल्ली टोपरा जो कि खिरजाबाद सहारनपुर में है जो कि स्तंभ लेख है। मेरठ जो कि स्तंभ लेख है। कौशाम्बी जो कि स्तंभ लेख है। सारनाथ का लघु स्तंभ लेख। टोपरा और मेरठ स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली में। कौशाम्बी स्तंभ लेख को अकबर द्वारा प्रयागराज किले में स्थापित कराया गया। सारनाथ स्तंभ लेख के शीर्ष पर बने सिंहों की आकृति को ही भारत सरकार ने अपना राजकीय चिन्ह बनाया। अशोककालीन पाषाण कलाकृतियों और लेखों का निर्माण जो है चुनार मिर्जापुर में बलुए पत्थर से किया गया है। अशोक काल में हजारों स्तूपों का निर्माण कराया गया और हुनसंग ने उत्तर प्रदेश की मथुरा, कन्नौज, कौशाम्बी, श्रावस्ती, काशी आदि स्थानों पर अनेक स्तूपों के होने का उल्लेख किया है और उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में घुस्तरा मठ, कुशीनगर में राणा भर स्तूप, सारनाथ में धमेक स्तूप, श्रावस्ती में सहित महेत अवस्थित है। इसमें सारनाथ का धर्मराज का स्तूप आज भी विद्यमान है। इस स्तूप का निर्माण पक्के ईंटों से किया गया और इस स्तूप को सामान्यतः अवशेषों का निक्षेपागार भी कहा जाता है। भारतीय कला में स्तूप चैत्य विहार का निर्माण बौद्ध धर्म से संबंधित रहा है और प्रयागराज के अशोक स्तंभ पर कालांतर में गुप्त वंश के सम्राट समुद्रगुप्त के मंत्री हरिशेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रशस्ति लेख उत्कीर्ण है और इसे प्रयाग प्रशस्ति की संज्ञा भी दी गई है। अब आता है कौशाम्बी का लघु स्तंभ लेख जो कि उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से प्राप्त हुआ और इसमें अशोक की रानी करुबाकी और उसके एकमात्र पुत्र तीबर का उल्लेख किया गया है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। अब बात करते हैं इसके अंतर्गत
सोहेगवरा ताम्रपात्र शिलालेख की, जो कि ब्राह्मी लिपि में प्राकृतिक में लिखा गया और इस शिलालेख को खाद्यान्न को देश में संकट काल के उपयोग हेतु सुरक्षित करने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश उत्कीर्ण किया गया है। यह स्थान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में गोरखपुर से 20 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में राप्ती नदी के तट पर स्थित एक गांव सोहेगोरा है और यह मौर्य साम्राज्य शासन की सुगमता के लिए 5 प्रांतों में विभक्त है, जिसका प्रमुख प्रांत प्राची जो कि पूर्व प्रदेशी या मगध राज्य था, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। रुक्मीदेही लघु स्तंभलेख उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के पास नेपाल की तराई में अवस्थित है और इस स्तंभलेख का मुख्य विषय अशोक द्वारा अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष बुद्ध के जन्म स्थान यानी कि लुम्बिनी की यात्रा का वर्णन दिया गया। सम्राट अशोक ने लुम्बिनी की अपनी तीर्थ यात्रा में क्रमशः लुम्बिनी, कपिलवस्तु, गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती के मार्ग का अनुसरण किया था। इसके पश्चात स्तंभलेख से मौर्यकालीन कर व्यवस्था का भी ज्ञान होता है और अशोक ने यहाँ पर धार्मिक कर बलि को समाप्त कर दिया और राजस्व को 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। इस स्तंभ लेख को आर्थिक स्तंभ लेख की भी संज्ञा दी जाती है और पिपरवा का जो स्तूप उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में स्थित है। अब आता है शुंग वंश के बारे में, जो कि 185 से 75 ईसा पूर्व तक रहा, जिसमें पुष्यमित्र शुंग नामक एक ब्राह्मण ने 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या करके मौर्य साम्राज्य का अधिकार कर लिया और अपनी राजधानी पाटलिपुत्र की जगह विदिशा में बनाई। इसके बाद उत्तर प्रदेश के अयोध्या के शिलालेख से कालिदास के नाटक मालविकान मित्रम से पता चलता है कि ब्राह्मण धर्मानुयायी था और इन्होंने पतंजलि की अध्यक्षता में 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे और यह ब्राह्मण धर्मानुयायी होते हुए भी सहिष्णु था और भरूच यानी कि सतना में स्तूप का निर्माण कराया और शुंगकालीन साम्राज्य की सीमा चंद्रगुप्त मौर्य की सीमा के तुल्य थी और इस काल में उत्तर प्रदेश में संस्कृत भाषा, स्थापत्य कला, ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ। इसलिए इस काल को वैदिक पुनर्जन्म के काल के नाम से जाना जाता है और इसमें भारत पर प्रथम यवन आक्रमण पुष्यमित्र शुंग के काल में हुआ था, जिसका नेता ड्रेमेटियस था। अब आता है इसके अंतर्गत बात की जाए तो इसमें कुछ मौर्योत्तर काल के जो प्रमुख वंश हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि स्थानीय वंश और विदेशी आक्रांतिताओं के बारे में। स्थानीय वंश के अंतर्गत आते हैं उत्तर भारत के वंश, जिसमें शुंग वंश और कर्ण वंश आते हैं, और आपका आता है विदेशी आक्रांताओं में जैसे कि यवन, शक, पार्थियन या कुषाण आते हैं। तो इस तरीके से ये प्रमुख आपके इसके अंतर्गत आते हैं जो मौर्योत्तर कालीन के संदर्भ में है। और आप दक्षिण में इस काल में वाकाटकों का उदय हुआ था और इसी टाइम पे सुदूर दक्षिण में आपके चोल, पांड और चेरो वंशों का उदय हुआ था, जब इस टाइम पे इस यहाँ पर मौर्योत्तर काल का शासन था। अब आते हैं कर्ण वंश के बारे में, जो कि शुंग राजवंश की नींव पर कर्ण वंश की स्थापित हुआ और इस वंश का जो प्रथम राजा एवं संस्थापक वसुदेव था और उत्तर भारत का इस वंश का शासन 75 ईसा पूर्व से लगभग 30 ईसा पूर्व तक था। अब आते हैं विदेशी आक्रमण के बारे में। जैसे विदेशी आक्रमण में सबसे पहले किसका आक्रमण हुआ, वह हिंद यवन यानी कि इंडो ग्रीक का, जो कि पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में भारत पर पहला यवन आक्रमण हुआ। इस आक्रमण का नेता ड्रेमेटियस था और इस यवन आक्रमण का उल्लेख महाभाष्य, गार्गी संहिता, मालविकान मित्रम में हुआ है। महाभाष्य के अनुसार यवनों ने साकेत और माध्यमिका यानी कि चित्तौड़ पर आक्रमण किया और गार्गी संहिता के अनुसार यवन, साकेत, पांचाल, मथुरा को जीतते हुए पाटलिपुत्र यानी कि कुसुमपुर तक पहुंच गए, परंतु उनमें आपस में वैमनस्य हो गया, जिससे वह मध्य भारत में चले गए। मालविकान मित्रम के अनुसार पुष्यमित्र के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े की यवनों ने सिंधु नदी तट पर रोक लिया, जिसके कारण पुष्यमित्र के पौत्र अर्थात अग्निमित्र के पुत्र वसुमित्र के नेतृत्व में शुंगों का यवनों ने युद्ध हुआ और यवन पराजित हुए। इंडो यवन जो थे यूनानी शासकों ने मेनांडर का नाम सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इसका साम्राज्य झेलम से मथुरा तक विस्तृत था और साकल यानी कि सियालकोट उसकी राजधानी थी। इस यवन साम्राज्य की स्थापना से जहां यूनानी भारतीय धर्म में प्रभावित हुए, वहीं दूसरी ओर भारतीयों में कला, विज्ञान, मुद्रा, ज्योतिष आदि के विषय में यूनानी संस्कृति से बहुत कुछ सीखा। गांधार कला शैली इन्हीं की देन है और मथुरा कला में भी इनके प्रमुख प्रभाव दिखाई देते हैं। मेनांडर और उसके पुत्र स्टेटोसेफस्ट की मुद्राएं मथुरा से मिली हुई हैं। अब आते हैं शक या क्षत्रप वंश के बारे में, जो कि शक मूलतः सीर दरिया यानी कि मध्य एशिया के पास निवास करने वाले एक खानाबदोश तथा बर्बर जाति थी, जिनका ईरान से होकर भारत में प्रवेश हुआ और भारत में यवन सत्ता को समाप्त कर एक बड़े भूभाग पर अधिकार कर लिया। तक्षशिला, मथुरा, महाराष्ट्र, उज्जैनी आदि स्थानों पर इन्हीं भिन्न भिन्न शाखाएं स्थापित हुई। मथुरा शाखा का प्रथम क्षत्रप राजुल और या राजबुल था, जिसका उल्लेख मोरा या मथुरा से प्राप्त ब्राह्मी में उत्कीर्ण लेख में हुआ है और मथुरा के शक शासकों को पूर्वी पंजाब से मथुरा तक विस्तृत था। राजबुल के पश्चात मथुरा का शक शासक सोडास हुआ, जिसकी इसका राज्य सिर्फ मथुरा तक ही सीमित था और इसके बाद मथुरा पर कुषाणों
का अधिकार हो गया। शक सीथियन नाम से जाने जाते थे और यह भारत के शक क्षत्रप कहलाते थे। फिर आते हैं कुषाण वंश के बारे में, जो कि कुषाण चीन के सीमावर्ती प्रदेशों के आसपास निवास करने वाली यूची जाति की एक शाखा थी। ये पश्चिमोत्तर भारत के पार्थियनों, पल्लवों और आगे शकों को परास्त कर भारत में कुषाण वंश की स्थापना की। कुषाण वंश का प्रथम शासक कुजुल कैडफिसस था। कुजुल के बाद बिम कैडफिसस सत्ता संभाला और इसके सिक्के मथुरा तक मिलते हैं, जिन पर शिव, नंदी तथा त्रिशूल की आकृतियां उत्कीर्ण हुई। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के बिम कैडफिसस ने चलाए हुए थे और महेश्वर की धारणा उपाधि धारण की थी। वह शैव धर्मानुयायी था और भारत के कुषाण राजाओं में सबसे महान कनिष्ठ था। उसने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की, जो 22 मार्च 1957 से भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता था। उत्तर प्रदेश के विस्तृत भाग में मिले सिक्के और उत्कीर्ण प्रलेखों से यह सिद्ध होता है कि यह क्षेत्र किसी समय कुषाण साम्राज्य का अंग था और कनिष्क का साम्राज्य गांधार से अवध और वाराणसी तक विस्तृत था। इसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी और कनिष्क के पूर्वी साम्राज्य की राजधानी मथुरा थी। खरपल्लान मथुरा का राज्यपाल था। खेराडी यानी कि बलिया से एक कुषाण कालीन बस्ती के साक्ष्य, सारनाथ से कनिष्क के राज्यावरण के तीसरे वर्ष के एक अभिलेख और मथुरा आदि स्थानों से अभिलेख संरचनाएं मूर्ति मिली हैं। और इस समय मथुरा व्यापार और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। और कनिष्क के समय कला के क्षेत्र में 2 स्वतंत्र शैलियों, जिसमें गांधार एवं मथुरा का विकास हुआ। इसमें सर्वप्रथम मथुरा शैली में ही बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण हुआ था और तीसरी सदी के आते आते कुषाणों का जो प्रभुत्व था वह मध्य देश से समाप्त हो चुका था और अनेक छोटे छोटे राज्य इसके अंतर्गत उभरने लगे थे। अब आता है गुप्त वंश, जो कि 275 ईस्वी से 550 ईस्वी तक रहा। इसमें कुषाण साम्राज्य के विघटन के पश्चात जिस विकेंद्रीकरण के युग का प्रारंभ हुआ वह 4th शताब्दी के प्रारंभ में गुप्त राजवंश के उदय होने से पूर्व तक चलता रहा। इस बीच के काल में उत्तर भारत सहित प्राय सभी भागों में छोटे छोटे राज्यों एवं बड़ राज्यों का शासन था। मगध में गुप्त राजवंश की स्थापना 275 ईस्वी में श्रीगुप्त द्वारा की गई। तदुपरांत चंद्रगुप्त प्रथम मगध का शासक बना, जो इस वंश का वास्तविक संस्थापक तथा प्रथम प्रतापी राजा था। इसने मगध की सीमा को काशी या कौशल तक बढ़ाया और इसी 319 से 320 ईस्वी तक गुप्त संवत का प्रबंधन किया। राजा रानी प्रकार के स्वर्ण सिक्के चंद्रगुप्त प्रथम ने ही चलवाए थे और इन स्वर्ण सिक्कों को दिनार कहा जाता था। और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसके पुत्र समुद्रगुप्त ने मगध साम्राज्य की बागडोर संभाली। इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसके आर्यावर्त तथा दक्षिणापथ अभियानों का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में किया गया। आर्यावर्त के 9 राज्यों में से 4 उत्तर प्रदेश में अवस्थित और संपूर्ण उत्तर प्रदेश गुप्त साम्राज्य का अंग था। समुद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र जो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य गद्दी पर बैठा और विद्या का बड़ा प्रेमी था। उसके दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली थी, जिसमें कालिदास, धन्वंतरी, छपड़क, अमर से, शंकु, बेताल भट्ट, घटर पर 12 में रहे बरुरुचि सम्मिलित थे। इसके शासनकाल को गुप्त काल का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त प्रथम सम्राट बना और कुमारगुप्त प्रथम के बिलसड़ यानी कि एटा, करमदंडा अयोध्या, मनकुंवर प्रयागराज अभिलेख उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए। कुमारगुप्त एक धर्मनिष्ठ वैष्णव शासक था। गढ़वा लेख प्रयागराज में उसे परम भागवत कहा गया और करम दंडा लेखानुसार उसका राज्यपाल पृथ्वीसेन शैव मतानुयायी था। स्कंदगुप्त जो कि 455 से 467 तक रहा ईस्वी तक रहा, इसने कुमारगुप्त के पश्चात सम्राट बना। उसने हूण आक्रमणकारी खुसनेवाज को पराजित कर राष्ट्र की रक्षा की और इसकी पुष्टि गाजीपुर के भीतर स्तंभलेख से होती है। इस अभिलेख में स्कंदगुप्त की उपाधि विक्रमादित्य का उल्लेख है। गोरखपुर से प्राप्त स्कंदगुप्त में कहोम स्तंभलेख में उसे सक्रूपम की उपाधि दी गई। इस अभिलेखों में अंतर्वेदी अर्थात गंगा यमुना दोआब का शासक सर्वनाग और राज्यपाल भीम बर्मन का उल्लेख किया गया। भारत में शिखर युक्त मंदिर कला का विकास गुप्त काल में ही हुआ और उत्तर प्रदेश के देवगढ़ यानी कि ललितपुर का दशावतार मंदिर गुप्त काल का सर्वोत्कृष्ट मंदिर माना जाता है। यह वैष्णव धर्म से संबंधित है और इस मंदिर में भगवान विष्णु को शेषनाग की सैया पर दर्शाया गया। और इसी प्रकार भीतरगांव जो कि कानपुर नगर एवं भीतरी ग्वाजीपुर से भी मंदिर के अवशेष मिले हैं। ज्ञातव्य है कि गुप्त साम्राज्य अनेक भुक्तियों प्रांतों में विभक्त था और सामान्यतः उत्तर प्रदेश कौशाम्बी में भुक्ति के अंतर्गत आता था। गुप्तोत्तर काल के बारे में कि गुप्त काल के पतन के बाद भारत के राजनीतिक इतिहास में विकेंद्रीकरण और क्षेत्रीयता की भावना की एक ऐसी प्रवृत्ति का आविर्भाव हुआ जो कि विभिन्न रूपों में लगभग 1000 ईस्वी तक हावी रही। 7वीं सदी तक आते आते पाटलिपुत्र की जगह अब कन्नौज उत्तर प्रदेश भारत का राजनीतिक केंद्र बन गया। कन्नौज की मोखरी वंश जिसका संस्थापक हरिवर्मा था, वस्तुतः चक्रवर्ती गुप्तों का सामंत था। उत्तर भारत में 484 ईस्वी में तोरमाड़ और मेहरकुल के नेतृत्व में उत्तर पश्चिमी चीन के श्वेत हूणों ने मथुरा, कन्नौज और कौशाम्बी पर धावा बोला और इन नगरों को जला डाला। इसी समय कन्नौज के मोखरी वंशीय शासक ईशान वर्मा ने हूणों को पराजित कर उत्तर भारत को हूणों से मुक्त कराया और कन्नौज पर कालांतर में पुष्पभूति वर्धन वंश की सत्ता स्थापित हो गई।
वर्धन राजवंश के बारे में कि इस वंश का संस्थापक पुष्यभूति था। पुष्यभूति राजवंश के नाम से भी जाना जाता था। प्रभाकर वर्धन ने इस वंश को थानेश्वर का स्वतंत्र शासक बना दिया। हर्षवर्धन प्रभाकर वर्धन का पुत्र था और हर्ष ने थानेश्वर की जगह कन्नौज को जीतकर अपनी राजधानी बनाया और उत्तर भारत एक बार फिर राजनीति के मुख्य पटल पर स्थापित हुआ। हर्ष का साम्राज्य थानेश्वर से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के तट तक तथा पूर्व में गंजाब से लेकर पश्चिम में पल्लवी तक विस्तृत था। कन्नौज को उसकी समृद्धि के कारण महोदय श्री कहा जाता था। हर्षकालीन शासन और कन्नौज की समृद्धि का उल्लेख चीनी यात्री ह्वेनसांग के वर्णनों में मिलता है। बाणभट्टकृत हर्षचरित और ह्वेनसांग चीनी यात्री की यात्रा वृत्तांत सीयूकी में उत्तर प्रदेश का विशद वर्णन मिलता है और वर्षवर्धन द्वारा उत्तर प्रदेश में 2 सभा जिसमें कन्नौज और प्रयाग का आयोजन किया गया और हर्ष प्रत्येक 5 वर्ष प्रयाग में मोक्ष परिषद का आयोजन करता था और हर्षवर्धन के बाद उत्तर भारत में पुनः उथल पुथल मच गई। अब आता है त्रिकोणात्मक संघर्ष के बारे में कि गंगा यमुना के दोआब में अवस्थित कन्नौज जो कि सर्वाधिक उपजाऊ प्रदेश था, साथ ही साथ देश के सभी भागों का व्यापारिक मार्ग यहाँ से गुजरता था। यही कारण था कि कन्नौज को महोदया व नगर महोदय श्री जैसी संज्ञाओं से अभिहित किया गया था। वर्धन वंश के बाद कुछ समय तक कन्नौज यशुवर्मन नामक एक शक्तिशाली शासक के अधीन रहा। उसके पश्चात आयुध वंश की सत्ता स्थापित हुए। आयुध वंशी राजा इंद्रायुध के समय यानी कि 8वीं शताब्दी कन्नौज पर उत्तरी भारत में आधिपत्य स्थापित करने के लिए तत्कालीन 3 बड़ी शक्तियों जिसमें पाल, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूटों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हो गया जो लगभग 200 वर्षों तक चलता रहा और इस संघर्ष का अंत कन्नौज पर गुर्जर प्रतिहारों की अंतिम विजय से प्राप्त हुआ। प्रतिहार नरेश बड़े वीर योद्धा थे और इनका साम्राज्य मुल्तान से सौराष्ट्र और बिहार से विंध्य तक विस्तृत था। मेहर भोज, महिरपाल, महेंद्रपाल आदि इस वंश के प्रसिद्ध शासक हुए और इनके राजा भोज सर्वाधिक शक्तिशाली था और इसके समय सुलेमान भारत आया हुआ था। भोज वैष्णव धर्मानुयायी था। 9वीं और 10वीं शताब्दी तक उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहारों की शासन सत्ता के अधीन शांति और समृद्धि का अनुभव करता रहा। गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के ध्वंसावशेषों पर अधोलिखित राजवंशों का उदय है जिसके अंतर्गत आते हैं आपके बनारस व कन्नौज के गढ़वाल वंश, शाकंबरी के चाहबान वंश, मालवा के परमार वंश, जेजाग भुक्ति बुंदेलखंड के चंदेल वंश, त्रिपुरी के कलचुरी चेंदी वंश, गुजरात अहिलवाड़ के चालुक्य व सोलंकी वंश। उपरोक्त राजवंशों में वर्तमान उत्तर प्रदेश की सीमा के अंतर्गत आपका गढ़वाल एवं चंदेल राजवंशों का शासन था। इनको परीक्षा उपयोगी सारांश के तौर पर देखा जाए तो सबसे पहले नंबर पर आता है आपके गढ़वाल वंश के बारे में। इस वंश का जो आदि पुरुष था वह ऐसो विग्रह रहा। इस वंश के संस्थापक चंद्रदेव जो कि 1085 से 1100 ईस्वी तक रहे। इसकी राजधानी वाराणसी बाद में कन्नौज रही। सर्वाधिक शक्तिशाली शासक गोविंद चंद्र जो कि 1114 से 54 ईस्वी तक रहे। फिर आपके अंतिम शासक हरिश्चंद्र आते हैं। गढ़वाल राजवंश का जो उत्कर्ष है वह मिर्जापुर पहाड़ी क्षेत्र में हुआ और इस वंश का आदि पुरुष यशो विग्रह था जो कलचुरियों के अधीन अधिकारी था और इस वंश का संस्थापक चंद्रदेव था जिसकी राजधानी वाराणसी थी। प्रतिहारों के पतन के पश्चात इसने राष्ट्रकूटों के चंगुल से कन्नौज को स्वतंत्र किया और राष्ट्रकूट वंशी सामंत गोपाल को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया। इस वंश के इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत या अभिलेख एवं दान पत्र हैं जैसे कि चंद्रदेव का वाराणसी दान पत्र, गोविंद चंद्र का वाराणसी व लार अभिलेख तथा गोविंद चंद्र की पत्नी कुमार देवी का सारनाथ लेख आता है। इसके अलावा साथ ही चंद्रवरदाई कृत पृथ्वीराज रासो, लक्ष्मीधर कृत कृत्यकल्पतरु और मुस्लिम लेखों में फरिश्ता तथा हसन निजामी से भी कुछ प्रमुख जानकारियां मिलती हैं। गढ़वाल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक गोविंद चंद्र जो कि 1114 से 1154 ईस्वी तक रहा। उसने कन्नौज की प्राचीन गौरव को पुनः स्थापित किया और उसकी पत्नी कुमार देवी के सारनाथ लेख में उसके विषय में कहा गया है कि तुर्कों से वाराणसी की रक्षा करने के लिए वह हरि का अवतार था। गोविंद चंद्र स्वयं विद्वान था और उसकी उपाधि विविध विद्या विचार वाचस्पति थी और उसका मंत्री लक्ष्मीधर शास्त्रों का प्रकांड पंडित था जिसने राजनीति पर कृत्यकल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना की थी और इसे 14 अध्याय थे जिसमें प्रत्येक को कल्पतरु कहा गया। गोविंद चंद्र की राजधानी कुमार देवी बौद्ध मतानुयायी थी और उसने सारनाथ में धर्मचक्र जिन विहार का निर्माण करवाया था। गोविंद चंद्र का उत्तराधिकारी विजय चंद्र हुआ और विजय चंद्र का उत्तराधिकारी जयचंद्र जो कि 1170 से 94 ईस्वी तक रहा। पृथ्वीराज रासो के अनुसार चौहान राजवंश जो था चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय से जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था जिससे दोनों में शत्रुता प्रारंभ हुई और जयचंद्र ने पृथ्वीराज के विरुद्ध चंदेल शासक परमर्दिदेव को अपने वफादार सरदारों के माध्यम से सहायता की हुई थी। मोहम्मद गोरी के पृथ्वीराज पर आक्रमण के समय जयचंद्र तटस्थ रहा और कुछ विद्वानों के अनुसार जयचंद्र ने स्वयं पृथ्वीराज के विरुद्ध गौरी को आमंत्रित किया था और पृथ्वीराज को पराजित करने के पश्चात 1194 ईस्वी में चंदापुर जो कि फिरोजाबाद, यमुना और जो तट पर
युद्ध में गौरी ने जयचंद्र को पराजित कर दिया और जयचंद्र को हाथी पर सवार था उसकी आंख में तीर लग गया और उसकी मृत्यु हो गई। जयचंद्र का दरबारी कवि जो श्रीहर्ष था वह नेसदीय चरित्र की रचना की थी और यह जयचंद्र गहड़वाल वंश का अंतिम प्रभावशाली शासक हुआ। बुंदेलखंड के चंदेल के बारे में इस वंश का संस्थापक जो नन्नुक यानी कि चंद्रवर्मन 1831 ईस्वी में हुए। राजधानी धंगदेव द्वारा स्थापित जिसमें खजुराहो पहले कालिंजर थी, सामंत आपके प्रतिहार थे। चंदेल स्वतंत्र हुए यशोवर्मन के शासनकाल में। चंदेलों के प्रसिद्ध नगर महोबा, कालिंजर, खजुराहो थे। महोबा की राजधानी यशोवर्मन जो कि 925 से 950 ईस्वी तक रही। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक धंगदेव जो कि 950 से 1002 ईस्वी तक रहा। खजुराहो के मंदिर बनवाया जैसे यशोवर्मन, विद्याधर, धंगदेव, मर्दन वर्मन आदि ने। बर्देश से तुर्क आक्रमणकारी के विरुद्ध जयपाल को सहायता दी धंगदेव एवं गंडदेव ने। वंश का अंतिम महान राजा परमरदेव जो कि पारीमल 1162 से 1203 ईस्वी तक रहा। चंदेल वंश की उत्पत्ति के संदर्भ में पृथ्वीराज रासो एवं चंदेल लेखों से बताया गया है कि ऋषि अत्रि के सहयोग से चंद्रात्रेय ऋषि का जन्म हुआ। इसी चंद्रात्रेय ऋषि की संतान कालांतर में चंदेल कहलाए। चंद्रमा से संबंधित होने के कारण ही चंद्रवंशी क्षत्रिय माने जाते हैं और राजपूतों के 36 कुलों में चंदेलों का नाम मिलता है। चंदेलों के राज्य को जेजाग भुक्ति कहा जाता है और इस संदर्भ में महोसभा से प्राप्त एक लेख से प्रकाश पड़ता है कि चंदेल वंश के तीसरे शासक जयशक्ति ने अपने द्वारा शासित प्रदेश जेजा या जेजा का नामकरण अपने नाम पर जेजाग भुक्ति ठीक उसी प्रकार से किया जिस प्रकार से राजा पुथु के नाम पर पृथ्वी का नामकरण किया गया। कालांतर में बुंदेलों के नाम पर इसे बुंदेलखंड कहा जाने लगा और इस वंश के इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत चंदेल शासकों द्वारा जारी अभिलेख और साहित्यिक साक्ष्य है, जिसमें धंग के खजुराहो से प्राप्त 2 लोक जिसमें मदन वर्मा का मयू प्रस्तर अभिलेख, महोबा लेख आदि प्रमुख और साथ ही कृष्ण मिश्र कृत प्रबोध चंद्रोदय, चंद्रवरदाई कृत पृथ्वीराज रासु, जगनी कृत आलाखंड आदि चंदेल वंश संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। 9वीं शताब्दी में चंदेल राज्य की राजधानी नन्नुक थी और इस वंश के आरंभिक शासकों में बागपति, जयशक्ति, विजयशक्ति और राहल तथा हर्षदेव आते हैं। यशोवर्मन जो कि 925 से 50 ईस्वी तक, धंगदेव 950 से 1002 ईस्वी तक, गढ़देव, विद्याधर तथा इस वंश के शक्तिशाली राजा हुए। विद्याधर के बाद इस वंश के अनेक शासक हुए जिसमें चंदेल वंश का अंतिम महान राजा जो था परमर्दी अथवा परिमल था और इस वंश के प्रमुख शासकों व उनकी उपलब्धियों का वर्णन किया गया। यशोवर्मन जो कि 925 से 950 ईस्वी तक रहा जिसमें सर्वप्रथम प्रतिहार नरेश देवपाल से कालिंजर का दुर्ग जीता। खजुराहो लेख वर्णित थे जिसमें कालिंद या जहनु की पुत्रियों जो कि यमुना या गंगा को बारी बारी से अपनी क्रीड़ा सरोवर बनाया, प्रयाग को विजित किया और इसने खजुराहो में विष्णु मंदिर जो कि लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया। प्रतिहार शासक देवपाल से प्राप्त बैकुंठ की मूर्ति और उसमें स्थापित किया और इसने कलचुरी नरेश युवराज प्रथम से पराजित किया हुआ था। धंगदेव जो कि 950 से 1002 ईस्वी तक रहे, यह चंदेलों की वास्तविक स्वाधीनता का जन्मदाता माना जाता है और सर्वप्रथम धंगदेव ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की और इससे भी सबसे महत्वपूर्ण विजय ग्वालियर की विजय थी। 1036 ईस्वी के सासबहु यानी कि सहस्त्रबाहु लेख के अनुसार कच्छवाहु वह शासक वज्र दमन के प्रतिहारों से ग्वालियर को जीता और परंतु उसे चंदेलों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी और धंग ने वाराणसी को जीता और इसने अपनी राजधानी कालिंजर के स्थान पर खजुराहो को बनाया जो कालांतर में भी चंदेलों की राजधानी बनी रही। शैव मतानुयायी था परंतु जैन मंदिरों का भी निर्माण करवाया, जैनियों को दान दिया। खजुराहो में जिन्नाथ तथा वैद्यनाथ मंदिर तथा विश्वनाथ मंदिर निर्मित कराया तथा खजुराहो के अधिकांश मंदिरों का निर्माण धंगदेव ने कराया। प्रयागराज के संगम तट पर रुद्र का ध्यान करते हुए अपना प्राणांत किया और इसमें हिंदू शासक जयपाल द्वारा निर्मित संघ में भाग लिया था और इसके मंत्री प्रभास और न्यायाधीश भद्र यशोधर अपनी विद्वता के लिए विख्यात थे। गंडदेव के बारे में जो कि 1002 से 1019 ईस्वी तक रहे, यह भी एक शक्तिशाली शासक थे और इसने अपने पिता द्वारा निर्मित साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा और इसी के समय चित्रगुप्त नामक मंदिर सूर्य मंदिर निर्मित हुआ था। विद्याधर के बारे में जो कि 1019 से 1029 तक इनका शासनकाल रहा, यह मुस्लिम लेखक इनका उल्लेख चनंद तथा विद्या नामक नाम से करते थे। एवं अथर इसमें शक्तिशाली शासक बताते हैं कि इसमें आते हैं कि एवं अल अथर और दूबकुंड अभिलेख से ज्ञात होता है कि विद्याधर ने प्रतिहार शासक राजपाल को महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना न करने के कारण मार डाला और इसमें राजपाल की हत्या 1019 ईस्वी में ग्वालियर के सामंत अर्जुन ने की थी और इस घटना से क्षुब्ध होकर महमूद गजनवी स्वयं विद्याधर के विरुद्ध आक्रमण किया परंतु दोनों शक्तियों में कोई प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हुआ। महमूद ने ग्वालियर और कालिंजर दुर्ग का डेरा डाला परंतु जीतने में सफल न हो सका और कालिंजर दुर्ग तत्कालीन समय में अभित माना जाता है। अब आते हैं परमर्दी देव जो कि 1062 से 1203 ईस्वी तक रहे हो। इसमें परिवल नामक से जाना जाता है और इसके महोबा लेख तथा में दर्शनाधिपति कहा गया हो। परमर्दी देव वो चाहेमान शासक
पृथ्वीराज तृतीय में इसमें 1182 ईस्वी में संघर्ष हुआ। पृथ्वीराज ने महोबा पर अधिकार कर लिया और इसी युद्ध में परमर्दिदेव के वीर सेनापति अलाउद्दीन वीरगति को प्राप्त हुई और पृथ्वीराज के लौटने में के पश्चात परमर्दिदेव के महोबा पर पुनः अधिकार कर लिया, परंतु 1203 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने परमर्दिदेव को पराजित कर कालिंजर दुर्ग पर अधिकार कर लिया और उसी दुर्ग में परमर्दिदेव का देहांत हो गया। तो यहाँ पर परमर्दिदेव का जो उत्तराधिकारी हुए वह त्रिलोकवर्मन हुए और 13वीं शताब्दी तक चंदेल राज्य का अस्तित्व बना रहा और अंततः 1350 ईस्वी में अलाउद्दीन ने सल्तनत काल की स्थापना की हुई थी। तो इसमें आपका देखा जाए तो आपका उत्तर प्रदेश का जो प्राचीन काल है वो इसके अंतर्गत फिनिश होता है। उत्तर प्रदेश के प्राचीन काल के साथ साथ इसके टॉपिक को फिनिश कर लेती है। फिर नेक्स्ट क्लास में आपका मध्यकालीन वाला पार्ट होगा, फिर आपका जो मॉडर्न वाला पार्ट है वो होगा, साथ ही साथ आपके प्रश्न होंगे। तो हिस्ट्री के संदर्भ में आपके जो टॉपिक रहेंगे, मतलब कि इसके जो चैप्टर आएंगे, इसके 3 लेक्चर दे दिए जाएंगे ताकि आपको ज़्यादा भी ना हो, क्योंकि यही आपका 50 मिनट के आसपास का आपका एंशिएंट हिस्ट्री हो गया है और आपका सेकंड वाला रहेगा। तो इस तरीके से 3 पार्ट में करके पढ़ेंगे तो आप अच्छे से पढ़ भी लेंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा। तो ये अलग अलग ही पढ़ा रहे हैं। तो आपका ये पहला पार्ट हो गया अभी इसी का हिस्ट्री का, फिर आपका दूसरा पार्ट मध्यकालीन से रिलेटेड होगा, तीसरे पार्ट में आपका आधुनिक होगा, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको कवर किया जाएगा। तब तक आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल UPSC PSC विद दीक्षा को ज्वाइन करें, जहाँ पर आपको इसकी PDF अवेलेबल होगी। धन्यवाद।